कथिक अनन्या की तरफ देखता है और बोलता है, चलो अब हम घर पहुंच चुके हैं। लेकिन अनन्या कुछ नहीं बोलती है। कथिक उसे एक बार और आवाज देता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती है। तो वो उसे देखता है तो वो सोई हुई थी। उसके चेहरे पर जो अभी मासूमियत थी, उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई छोटा बच्चा सो रहा हो। कथिक उसके चेहरे पर से बाल की 2 लटें हटा के देखता है। वो काफी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। बॉडीगार्ड अपनी कार से बाहर निकलता है और वो जल्दी से कार का दरवाजा खोलता है। फिर कथिक अनन्या को गोद में लिए अंदर चला जाता है। बाहर जितनी भी मेड होती है, वो हैरत से कभी कथिक तो कभी अनन्या को देखती है। आज पहली बार कथिक ने किसी लड़की को लेके आया, वो भी अपनी गोद में। सभी मेड जेलिसी से अनन्या को देखती है और सोचती है काश वो इस समय कथिक की गोद में होती, लेकिन ये मुमकिन कभी नहीं हो सकता था। अनन्या की खूबसूरती देख के बस जल सकती थी और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो कर भी क्या सकती थी? वो तो सिर्फ यहाँ नौकरी के लिए आती थी। एक बार मैड ने कथिक के नजदीक जाने की कोशिश की तो उसे नौकरी से निकलवा दिया गया और ये भी बोला गया कि इस शहर में ये दोबारा कभी नहीं दिखनी चाहिए। कथिक अनन्या को लेके अपने बेडरूम में चला गया। मैड और भी हैरान हो गई क्योंकि वो यहाँ काम करती थी, फिर भी वो कथिक के बेडरूम में आज तक झांक भी नहीं पाई थी। उसके रूम में सिर्फ उसका विश्वस्त नौकर राजकुमार ही जा सकता था और उस लड़की को लेकर सीधे रूम में चला गया। कथिक अपने बेडरूम में गया और अपने सबसे विश्वसनीय नौकर राजकुमार को बुलाता है। राजकुमार दौड़ते हुए रूम में जाता है और बोलता है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सबको बता दो कि ये मैडम बॉस है, सब इनसे इज्जत से पेश आए। जी सर। ये बोल के राजकुमार वहां से चला गया। वो खुद आश्चर्य में था कि जो आदमी लड़कियों से दूर भागता है, आज वो खुद किसी को अपनी पत्नी बता रहा है। फिर उसे जो काम दिया गया था वो करने के लिए वो नीचे हॉल में चला गया। फिर सभी सर्वेंट को बुलाता है। वो कुछ सोचने वाला ही था कि एक मेड बोली, वो लड़की कौन थी? इज्जत से उनके बारे में बोलो, वो मैडम बॉस हैं, वो इस घर की बड़ी बॉस हैं, सभी उसे इज्जत से पेश आओगे, समझे? जब सब मैडें सुनी कि वो मैडम बॉस हैं तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो सोची थी कि आज तक कथिक सर किसी लड़की को लेके नहीं आए और आज वो अब कुछ नहीं बोलना चाहती थी। वो बस अब अपना काम में लग गई। कथिक अनन्या को बेड पर लेटाया और उसके सामने बैठ गया। वो किंग साइड बेड पर ऐसे सोई हुई थी जैसे कि कोई बिल्ली का बच्चा खुद में सिमट के सोया हो। कथिक उसे बड़े ही गौर से दिख रहा था। फिर वो उसे फोरहेड पर किस करता है और शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर में वो शावर लेके आया और एक नज़र अनन्या को देख अपने पापा वाले रूम में चला गया, जहाँ नितिन एक चेयर पर बैठा हुआ था। बॉडीगार्ड दरवाजा खोलता है, फिर कथिक रूम के अंदर जाता है। दरवाजे खुलने की आवाज़ से नितिन का ध्यान उस तरफ चला जाता है। वो बोलता है, वो सर को होश आ गया। घर में कोई सर नहीं हूँ, ना ही बाहर। कितनी बार मना किया है कि मुझे सर मत बोलो, पर तुम मानते कब हो? सर आप था, आपने ही सहारा दिया था। आप मेरे लिए भगवान हैं और मैं आपका नाम नहीं ले सकता। वो कान छूते हुए बोलता है, पहली बात तुम अनाथ नहीं हो, मैं हूँ पापा। पापा है सब तुम्हारा और हमारा परिवार ही। कथिक बोला, ये सब छोड़िए, पापा को देखते हैं पहले। पापा को होश आ गया ना? वो कुछ बोले नहीं, वो सिर्फ आपको ही खोज रहे थे, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। वो उनको पैनिक आ गया था। अभी डॉक्टर आए उन्हें चेकअप के लिए। उन्होंने कहा कि इनको कोई टेंशन भी मत लेने दीजिएगा, इनको अभी नींद का इंजेक्शन दिया गया है, इसलिए ये सो रहे हैं, बाकी आप देख लीजिए। इतना सब नितिन एक सांस में ही भूल गया।
हम कथिक इतना ही बोला और नितिक को जाने का इशारा किया। कथिक अपने पापा का हाथ पकड़ के बोलता है, पापा आप जल्दी से ठीक हो जाइए, तब आपको एक खुशखबरी बतानी है। प्लीज़ आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर मैं आपको कभी भी दूर होने नहीं दूंगा। पापा आपके बिना मैं अधूरा हो गया हूँ। आप वो बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू निकल रहे थे। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वो उठा और वॉशरूम चला गया। वो बाहर आया तो देखा कि एक नर्स पापा को दवाई दे रही है। वो नर्स को वहीं रहने के लिए बोले। वो अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल गुड़िया की तरह सो रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी। कथिक रूम में गया और एसी का टेम्परेचर कम करके अनन्या को अपने सीने से लगाया। वो नींद में कसमस आई, पर कुछ देर वो भी कथिक को पकड़कर सो गई। उसकी इस अदा से कथिक उसके चेहरे को गौर से देखता है, जिसमें उसकी नज़र उसके होठ पर चली जाती है। कथिक उसके होठ को हल्का चूम के उसको बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह अगली सुबह कथिक की आंख सबसे पहले खुल गई। वो देखता है कि अनन्या उसको पकड़ के सोई है। हालांकि कथिक आज दूसरी बार इतनी चैन से सोया था। पिछले 20 सालों से वो कभी भी अच्छे तरीके से कभी नहीं सोया था, क्योंकि वो इन सालों में बहुत कुछ झेल चुका था। उसके अपने प्यार को खो दिया था, जिसका दर्द उसे अभी भी होता है। वो चाहता था कि दिया को जिसने भी मारा और बद से बदतर मौत उसे दी। अनन्या कथिक को पकड़ के सो रही थी, जैसे कि वो अभी उसे छोड़ के भाग जाएगा। कथिक अनन्या के चेहरे को देखता है। उसके चेहरे पर उसके लंबे काले बाल बार बार आकर उसे परेशान कर रहे थे। कथिक ने उसकी नटें उसके प्यारे से चेहरे पर से हटा दी और उसके सुंदर चेहरे को गौर से देखने लगा। उसकी वो दो बड़ी बड़ी आंखें, जिसमें दर्द, धोखा और न जाने क्या छुपाए हुई थी, जो इस वक्त मन्न थी। कथिक उसके गोरे गाल को देख रहा था, जिस पर सूरज की हल्की रोशनी पड़ने से चमक रहा था। उसके गुलाबी होठ इस वक्त और भी आकर्षक लग रहे थे, जिससे कथिक खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। वो अभी उसे अपना बना लेना चाहता था, लेकिन वो अनन्या की मर्जी के बिना उसे टच नहीं कर सकता था। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद कथिक ने देखा कि अब अनन्या जागने वाली है, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, ताकि अनन्या को लगे कि वो अभी तक सो रहा है। अनन्या की आंखें जब खुली तो उसके सामने कथिक का प्यारा सा चेहरा उसके सामने था। अनन्या देखी कि कथिक का हाथ उसकी कमर पर है और बेहद करीब होके वो एक दूसरे से सट के सोए हैं। पहले तो अनन्या को थोड़ा अजीब लगा, पर वो कथिक के चेहरे में जैसे खो सी गई। उसका गेहुआ रंग, उसकी वो भूरी सी आंखें, जो शायद सोने की वजह से बंद थी, सूरज की रोशनी में उसके चेहरे पर पड़ते ही अलग ही रौनक दिख रही थी। वो सोते हुए भी बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। वो उठने के लिए कथिक के हाथों को धीरे से हटाने लगी, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कथिक की पकड़ और कसती जा रही है, जिससे उसे समझते देर नहीं लगी कि वो जागा हुआ है। तो आप सोने का नाटक कर रहे हैं, अनन्या ने कथिक की तरफ बिना देखे बोला। कथिक उसे अपने करीब खींचते हुए लाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जी मैं कब से आपको ही देख रहा था। वैसे एक पनिशमेंट आपको मिलेगी। कथिक अनन्या की नाक में नाक लगाते हुए बोला, कैसी पनिशमेंट, मैंने क्या किया तो आप मुझे पनिशमेंट देंगे। अनन्या कथिक की आंखों में देखते हुए बोली, हमारी शादी के बाद फर्स्ट नाइट थी, जो आपकी वजह से खराब हो गई। आप पहले ही सो गई तो इसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। कथिक अनन्या को छेड़ते हुए बोला। अचानक से फर्स्ट नाइट वाली बात सुन के वो तो पहले शर्मा गई, फिर अचानक से उदास हो गई। शायद वो कुछ सोचने लगी थी। कथिक उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, तब उसकी तंद्रा टूटी।
अनन्या कथित की तरफ देखते हुए बोले, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। क्या आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे? क्या बताना चाहती हैं आप? कथित ने डायरेक्टली पूछा। वो जानता था कि अनन्या क्या बोलना चाहती थी, फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। अनन्या बोलना शुरू की, मेरी सगाई बचपन में ही हो गई इस शहर के सबसे नामी आदमी की बेटे के साथ, जिसका नाम अर्जुन सिंघानिया है। मेरी मम्मी और उसकी मम्मी बचपन की दोस्तें थी, तो उसने मेरी सगाई बचपन में ही करा दी थी। जब मेरे भाई का जन्म हुआ था, उसी समय मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिससे कुछ दिन बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मुझसे उनकी 2 बेटी हुई। मेरी सौतेली माँ मुझे पसंद नहीं करती है, जिससे उसने अपनी बेटी को अर्जुन के पीछे लगा दिया, जिसके कारण अर्जुन ने रितिका के लिए मुझे छोड़ दिया। उसके पेट में अर्जुन का बच्चा पल रहा है, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं किया। जब ये सच्चाई मुझे पता चली तो मैं पूरी तरह से टूट गई थी और मैं शराब पी के रोड पर ऐसे ही जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मैं किसी काले कपड़े जैसे आपके बॉडीगार्ड पहनते हैं ना, उसी तरह के आदमी से टकरा गई और लोगों ने मुझे जबरदस्ती किसी के पास ले गए। तब मैं अपने होश में नहीं थी। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर के बाद उस कमरे में एक आदमी आया और मेरे साथ ये बोल के वो फूट फूट के रोने लगी। कथित ने सोचा था कि अनन्या को उस दिन के बारे में कुछ याद नहीं, पर वो सब कुछ जानती थी। अब कथित भी डर गया। तुम उस आदमी को पहचानती हो जिसने ये सब किया? कथित ने डरते हुए सवाल किया। कथित के पूछने पर अनन्या बोली, नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन जिस दिन उसका पता चल गया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अनन्या को ये बताने से दिल से एक बोझ उतर गया था। उसका अब दिल हल्का जैसा फील हो रहा था। जब वो कथित के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अब तैयार थी। वो ये सच्चाई इसलिए बताई कि कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसकी पत्नी पहले से ही किसी और के साथ सो चुकी। लेकिन कथित इस वक्त अपने ही सोच में गुम था। वो ये सोच रहा था कि अगर वो सच जान गई तो कहीं वो उसे छोड़ के ना चली जाए। इसलिए वो इस सच्चाई को अब राज ही रखना चाहता था, क्योंकि वो अनन्या से प्यार करता था और उसका बीमारी का इलाज भी वही थी। अनन्या रो रही थी। कथित उसके पास गया और उठा के उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके लंबे बालों को सहलाते हुए बोला, डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अनन्या को कथित के सीने से लगी यही सोच रही थी कि कथित कितना अच्छा है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बीवी किसी और के साथ एक रात बिताए, और एक तरफ वो अर्जुन है जो कि उसकी बहन के लिए उसे छोड़ दिया। अनन्या कथित से अलग होने लगी। आज दोनों के दिल में एक अलग ही एहसास उभर रहे थे, जो कि शायद प्रेम कह सकते हैं। कथित से अलग होने लगी, लेकिन अचानक से उसका पैर नीचे दिए गए कारपेट पर जा फंसा और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो कथित को भी अपने साथ लेकर बिस्तर पर गिर गई। अनन्या जब गिरी तो उसे अपने ऊपर किसी भारी चीज जैसा एहसास हुआ। वो अपनी आंखें खोल के देखने लगी। उसके ऊपर कथित गिरा हुआ था। उसका सुंदर सा चेहरा अभी अनन्या के बेहद करीब था, जिससे दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। वो एक दूसरे को किस करने को चाह रहे थे कि अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया और बोला, सर, वो पापा को होश आ गया है। ये कोई और नहीं, नितिन की आवाज़ थी। वो जल्दी से अनन्या से अलग हुआ। अनन्या शर्माते हुए वॉशरूम में चली गई। कथित जल्दी से एक शर्ट पहना और रूम का दरवाजा खोल के सीधे अपने पापा के रूम में चला गया। रूम में पहुंचते ही वो देखा कि उसके पापा को होश आ गया है और वो इधर उधर देख रहे हैं। वो जल्दी से गया और बोला, पापा, आपको होश आ गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके पापा भी बहुत खुश थे। वो जता नहीं पा रहे थे। इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बाद भी वो बच गए और वो अपने बेटे के साथ आ गए। वो सामने वाले चेयर पर बैठ गया और उसने अपने पापा का हाथ पकड़ के बोला, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, तब आपको एक
बहुत बड़ा काम करना है। वो अपने मन में बोला। पापा आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, बस उस कहानी का अंत आपके हाथों से करवाना चाहता हूँ। जिसने आपको ये तकलीफ दी है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उसे आसान मौत भी नहीं दूंगा। उसे इतना तड़पाएंगे कि वो मौत मांगेगा, लेकिन उसे मौत नहीं मिलेगी। दुबई वही दुबई में एक बड़े से होटल में 4 आदमी बहुत ही टेंशन में बैठे हुए थे। चारों के माथे से पसीना आ रहा था। एक इसमें आदमी बोला, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो वही है? हाँ, मेरे आदमी जो उसे मारने गए थे वो अभी तक वापस नहीं आया है और हमारे शहर जल्दी से किसी और आदमी को बेच रहा है। तभी उसमें से एक आदमी उठा और एक पैकेट अपनी जेब से निकालते हुए एक सिगरेट निकाल के अपने होठ से लगाता है और अपने गोल्ड से बने लाइटर को जलाता है और एक कसमाते ही बोलता है, इस बार वो बच गया, अब वो नहीं बचेगा। इस बार हम खुद इंडिया जाएंगे। कि भुवन डरते हुए बोला। कि भुवन और प्रकाश हंसा सभी बात कर ही रहे थे कि अचानक से बहुत सारे काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड अंदर आए। सभी के हाथ में गन्स थी। वो एक एक करके अंदर जाते हैं और उन चारों को घेर कर खड़े हो गए। तभी एक आदमी अंदर आया और उन चारों को घूरते हुए जाके सोफे पर बैठ गया। वो आदमी को देख के वो लोग पूरा डर गए थे, क्योंकि वो माफिया के सबसे बड़ा गुंडा था। माफिया किंग का उसे दाहिना हाथ कहा जाता था। वो उसे देख के दुबई के लैंग्वेज में बोलता है, मैं हिंदी में लिख रही हूँ, तुम लोग जो मुझसे जो पैसे लिए थे अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो वो पैसा मुझे अभी चाहिए, लेकिन वो पैसे तो हमने अपने प्रोजेक्ट में लगा दिए हैं। अक्की बोला, ये पता चल रहा है कि वो प्रोजेक्ट अब बंद हो गया है और तुम्हारी कंपनी के सारे शेयर होल्डर ने अपना शेयर किसी और को बेच दिया है। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, ये बात सच है, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी बंद होगा, हम वो करेंगे। भवन बोला। कि भवन को बोला, आपको ये बताना जरूरी था, अब आपको नहीं पता ये लोग क्या करेंगे। क्या करेंगे? वो लोग धीरे धीरे अपने कान में बोल रहे थे, जिससे वो आदमी गुस्से में बोला, ये क्या तुम्हारा कानाफूसी हो रहा है? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। प्रकाश ने उसे समझाते हुए बोला, अब तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है। मैंने पहले ही एग्रीमेंट पर साइन आपसे लिए थे कि अगर तुम लोग मेरे पोज नहीं लौटाओगी तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। वो गुस्से में बोला, जी देखिए, हम कुछ दिन का तो मोहलत दीजिए ताकि हम कुछ इंतजाम कर सकें। हंसा गिड़गिड़ाते हुए बोला, कोई मौका नहीं मिलेगा, चलो इस सबको यहाँ से ले, इन सबको हमारे पुराने अड्डे पर लेकर जाओ। वो शेख गुस्से में बोला। बॉडीगार्ड आड़े सुनते ही उसे वहां से ले जाने लगा। चारों बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो लोग छूट जाए, पर वो बॉडीगार्ड की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। वो चारों को वहां से घसीटते हुए ले गया। वो शेख अब मुस्कुराते हुए किसी को फोन करता है, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आपका काम हो गया, अब आगे का क्या आदेश है? उन लोगों को ऐसे तड़पाओ जैसे पानी बिना मछली के तड़पती है। उधर से एक आदमी बेहद गुस्से में गरजते हुए बोला, जी सर। वो आदमी बोला और एक तेजी मुस्कान के साथ नीचे आ गया। इंडिया में कथिक अपने पापा के रूम में था। आज वो खुश था क्योंकि उसका काम जो हो गया था। वो अपने पापा का हाथ पकड़ के बोलता है, पापा आप ठीक हो गए, अब मैं भी प्यारा हो जाऊंगा। आप सबके साथ मेरा भी एक छोटा सा एक फैमिली होगा। अभी वो बात कर ही रहा था कि अनन्या भी वहाँ आ गई। उसे देख के कथिक के पापा हैरान था, क्योंकि अनन्या अपने मांग में सिंदूर और अपने हाथ में लाल लाल चूड़ियां पहने हुई थी। गले में एक मंगलसूत्र जो कि डायमंड का था। कथिक के पापा उसे देख के हैरान थे। कथिक उन्हें हैरान देखते हुए बोला, पापा आपकी बहू। दाविद अपने होठ धीरे से हिलाकर बोला, तुमने शादी कब की? वो मैं, आप पहले ठीक हो जाइए तब
आपको सब सच बता दूंगा। कथे को उसके माथे पर किस करते हुए बोला। अनन्या आती है और धावित के पैर को छू के प्रणाम करती है। धावित उसे अपने पास इशारे से बुलाता है। अनन्या जाती है। धावित उसकी सर पर प्यार से हाथ फेरता है। अनन्या बोलती है, पापा जी आप ठीक हो जाइए जल्दी से। कथिक आपको बहुत मिस करते हैं। कथिक और नितिन मिलकर धावित को व्हील चेयर पर बिठाते हैं और उन्हें धीरे धीरे करके नीचे लाते हैं। धावित को देखता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर कथिक अपने पापा को लेकर गार्डन में लेकर चला जाता है। आज पूरे 1 साल के बाद धावित सूरज की रोशनी को देख रहा था। अनन्या कथिक को बोलती है, आप जाइए फ्रेश हो जाइए, मैं पापा के साथ रहती हूँ। अनन्या के बोलने से वो वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से नितिन भी उसके साथ अंदर जाता है। वो दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं। नितिन पहुँचते ही बोलता है, सर आपका काम हो गया। अगर आप उनसे बात करना चाहती हैं तो आप कर सकते हैं। गुड। अब उसे वहीं तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए जहाँ बाकी आदमियों के साथ जो होता है वहीं उसको सजा देंगे। हम लोग कल ही वहाँ जाएंगे, पापा को भी अपने साथ लेते जाएंगे। मैं जल्दी से सारी तैयारी कर लूँ, ये बोल के वहाँ से वो चला जाता है। नितिन भी अपने काम करने के लिए वहाँ से चला जाता है। गार्डन में अनन्या और कथिक वो पापा दोनों साथ होते हैं। कथिक के पापा धावित जी अनन्या से पूछते हैं, बेटा आपके घर में कौन कौन है? पापा जी मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मुझे आप कह के मत बुलाइए। अनन्या मुंह फुलाए हुए बोलती, ठीक है नहीं बुलाएंगे। धावित मुस्कुराते हुए बोले, मैं और मेरा भाई पापा मेरी माँ के मरने के बाद से ही मुझे अपने से अलग कर दिए। अब मेरे भाई राहुल के सिवा अब कोई नहीं है इस दुनिया में। आप मुझे अनाथ ही समझो। पापा भी कहती हो और अपने आप को अनाथ भी कहती हो। नहीं बेटा, अब तुम मेरी बेटी हो तो तुम अनाथ कैसे हुई? धावित उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए बोला। तब तक कथिक भी फ्रेश होके बाहर गार्डन में आ गया और अपने पापा के पैर छू के बोलता है, पापा मैं ऑफिस निकलता हूँ। आपने नाश्ता कर लिया? अनन्या सीधे सवाल पूछी। नहीं, मुझे देर हो जाएगी मीटिंग के लिए, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा। कथिक बोला, नहीं खाए का क्या मतलब, पहले आप कुछ हल्का खा लीजिए तब जाइएगा। पापा मैं सही बोल रही हूँ ना? वो धावित को देखते हुए बोली, हाँ बहू बिल्कुल ठीक बोल रही है, जाओ जाकर नाश्ता कर लो। धावित कथिक को डांटते हुए बोले, ठीक है आज हम सब एक साथ नाश्ता करेंगे। ओके ओके। दुबई। वो लोग उन चारों को एक सुनसान एरिया में लेके जाते हैं। सभी की आंखों में पट्टी बंधी होती है जिसके कारण किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ देर के बाद वो लोग को उतारा जाता है। उन चारों की पट्टी निकाल दी है। वो लोग देखते हैं कि वो किसी खंडर जैसी दिखने वाली जगह पर है। फिर उसे बॉडीगार्ड खींचते हुए ले जाने लगते हैं। फिर उसकी आंखों पर पट्टी लगा देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह ठहर जाते हैं। फिर कुछ मिनट बाद उसे ठंडा जैसा महसूस होता है, जैसे कुछ बर्फ जैसा हो। उन चारों को एक एक करके बिठाया जाता है। जब उसकी आंखों से पट्टी निकलती है वो आंखों को मसलते हुए चारों तरफ नजर घुमा के देखते हैं। वहाँ 4 मोटे मोटे काले से आदमी होते हैं। उन चारों के हाथों में चाबुक होता है। फिर उन चारों के कपड़ों को जबरदस्ती निकाल देते हैं और चारों के हाथ पांव बांध देते हैं। वो चारों के चारों एक करके उसकी पीठ पर चाबुक बरसाने लगते हैं, जिससे वो चारों खूब चिल्लाते हैं। करीब 1 घंटे लगातार उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं, जिससे वो लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर वो चारों को बाहर लेकर निकल जाते हैं। उसके निकालते ही वो गेट अपने आप बंद हो जाते हैं। वो चारों को कुछ देर में होश आ जाता है। वो फिर से कर्राने लगते हैं। अभी वो लोग को होश आया कुछ मिनट ही हुए होंगे कि अचानक से उनके ऊपर कुछ लाल पानी जैसा गिरता है। वो चारों अब पूरी तरह डर गए और बहुत
जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो लाल पानी मिर्ची का पानी था जो उन लोगों को जलन दे रहा था।